The Mumbai Sessions Court relied heavily on the statement of Mumbai Police Constable Ravinder Patil in deciding Salman Khan's guilt. Patil, who was assigned as Salman's bodyguard in the wake of underworld threats, was one of the people in the Land Cruiser involved in the hit-and-run case. 3 अक्टूबर 2007 रात के 11 बज रहे हैं। मुंबई के शेवाड़ी टीबी हॉस्पिटल में वार्ड नंबर 4 के अंदर बेड नंबर 189 पर एक आदमी की सांसें टूट रही हैं। डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन दिया, ग्लूकोज दिया, स्टेरॉइड्स दिए, कुछ काम नहीं आया। 10 मिनट तक, 15 मिनट तक, रात 11:15 उस आदमी का दिल रुक गया। वो 30 साल का था, वो सिर्फ 30 किलो का था और हॉस्पिटल में कोई नहीं था उसके साथ, न परिवार, न दोस्त, न विभाग। लेकिन यही वो इंसान था जिसने 2002 में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ FIR लिखवाई थी। यही वो इंसान था जिसने 27 गवाहों के बीच सिर्फ अकेले सच बोलकर खड़ा होने की हिम्मत की थी। और यही वो इंसान था जिसे इस सिस्टम ने जीने नहीं दिया। आज हम बात करते हैं रविंद्र पाटिल की, कांस्टेबल, कमांडो, गवाह और एक ऐसा इंसान जिसने सच बोलने की सजा अपनी पूरी जिंदगी से चुका दी। ये स्टोरी सिर्फ एक हिट एंड रन केस की नहीं है। ये स्टोरी है एक ऐसे ईमानदार पुलिस कांस्टेबल की जिसकी जिंदगी और मौत आपको ये सोचने पर मजबूर कर देनी चाहिए कि इस देश में एक आम इंसान क्या आशा रख सकता है जब सच बोलने की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाए कि सच बोलने वाला ही खत्म हो जाए। Let's talk about the unfortunate end of an honest police constable and a victim of an organized crime, Ravindra Patil. महाराष्ट्र के सत्तारा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव। यहाँ से बहुत सारे लड़के मुंबई आते हैं, कुछ एक्टर बनते हैं, कुछ नेता, कुछ पुलिस। रविंद्र पाटिल भी यहीं से आया था। 1998 में मुंबई पुलिस ज्वाइन की थी उसने। 1998 बैच से कांस्टेबल बना, लेकिन वो सिर्फ कांस्टेबल नहीं था, उसने स्पेशल ऑपरेशन स्क्वाड के लिए ट्रेनिंग भी ली थी, कमांडो ट्रेनिंग। ये वो यूनिट है जो VIPs को प्रोटेक्शन देती है, मुंबई के खास लोगों को। एक पल के लिए सोचिए, एक लड़का सत्तारा से आता है, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहता है, सरकारी नौकरी भी मिलती है, कमांडो बनता है, जिंदगी प्लान के मुताबिक चल रही थी। और फिर फरवरी 2002 में एक पोस्टिंग आई। किसी ने बॉलीवुड के सबसे बड़े मेगा स्टार को धमकी दी थी, अंडरवर्ल्ड से थ्रेट था। पुलिस ने डिसाइड किया एक्टर को पर्सनल सिक्योरिटी देनी होगी। उनका नाम था सलमान खान, एक्टर, स्टार, आइकन, और उनके बॉडीगार्ड के लिए चूज किया गया 24 साल के रविंद्र पाटिल को। वो 22 अगस्त 2002 को सलमान खान की प्रोटेक्शन ड्यूटी पर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 5 हफ्तों बाद उसकी पूरी जिंदगी पलट जाएगी और वो वापस कभी नॉर्मल नहीं हो पाएगा। VIP प्रोटेक्शन में क्या होता है, आप 24/7 उनके साथ रहते हो, जहां वो जाते हैं आप जाते हो, उनकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी होती है। पाटिल एक अनआर्म्ड बॉडीगार्ड था, मतलब गन भी नहीं थी उसके पास, लेकिन वो हर जगह था, हर पार्टी में, हर आउटिंग में। ये बात याद रखिएगा, बिकॉज सितंबर 28, 2002 की रात पाटिल वहां था जहां से उसकी जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। 28 सितंबर 2002 शुक्रवार की रात के करीब 2 बजे हैं। सलमान खान जूहू मुंबई के JW मैरियट होटल से पार्टी करके बाहर आते हैं। साथ में है सिंगर कमाल खान और बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल। ये 3 लोग एक टोयोटा लैंड क्रूजर में सवार होते हैं। सलमान खुद स्टीयरिंग व्हील पर बैठ जाते हैं। पाटिल ने कोर्ट में लेटर जो बयान दिया उसे सुनो। उसने कहा, जब सलमान खान स्टीयरिंग पर बैठे, मैंने पूछा, सर क्या आप ही ड्राइव करेंगे? सलमान ने कोई जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। कार चली, स्पीड थी 90 से 100 किलोमीटर पर आवर। मुंबई की नैरो स्ट्रीट्स पर रात के 2 बजे बैंड्रा के हिल रोड जंक्शंस के पास कार आती है। पाटिल ने फिर कहा, सर स्लो कर लो, टर्न आ रहा है। सलमान ने फिर इग्नोर कर दिया। कार टर्न लेती है, कंट्रोल में नहीं रहती, फुटपाथ पर चढ़ जाती है। वहां पर 5 लोग सो रहे थे, करीब फुटपाथ पर। रात का आशियाना यही था उनका। कार उनके ऊपर से गुजर गई, अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी की दीवार से टकराई, शटर टूट गया, शोर मचा, लोग इकट्ठे हुए। भीड़ ने गाड़ी पर पथराव करना शुरू किया। पाटिल ने बताया उसने अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला, भीड़ को शांत किया, फिर देखा एक आदमी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, बाकी 4 कार के नीचे फंसे हैं और सलमान और कमाल खान वो दोनों वहां से निकल गए। पाटिल अकेला ही खड़ा था सीन पर। अपने साहब का किया हुआ गुनाह अपनी आंखों के सामने देखा उसने। एक इंसान ने बाद में दम तोड़ा, नूरुल्लाह शरीफ, यही था उसका नाम। वो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा।
और पाटिल ने जो करना था वो किया। वो बांद्रा पुलिस स्टेशन गया और एफआईआर दर्ज कराई। ये अक्टूबर 1, 2002 की बात है। एफआईआर दर्ज हो चुकी थी और पाटिल ने अपना बयान दिया। उसने कहा सलमान शराब पीकर ड्राइव कर रहे थे। उसने 2 बार स्लो करने के लिए कहा, दोनों बार इग्नोर कर दिया गया और कार फुटपाथ पर चढ़ गई। इतना सीधा, इतना क्लियर स्टेटमेंट। लेकिन एक चीज थी जो डिफेंस ने पकड़ ली। पाटिल ने पहले बयान में क्लियरली मेंशन नहीं किया था कि सलमान ड्रंक थे। ये डिटेल बाद में ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उसने ऐड की। डिफेंस ने यही इशू बनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बाद में इसी आधार पर पाटिल को अनरिलायबल विटनेस कहा। लेकिन एक सेकंड रुकिए, इस बात को अलग एंगल से देखो। पाटिल एक कांस्टेबल था, जूनियर रैंक, कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं। 2 बजे रात के हादसे का गवाह था। उसने भीड़ को संभाला, इंजर्ड लोगों को देखा, अपने साहब को जाते देखा और फिर सीधा पुलिस स्टेशन गया। क्या एक इंसान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसी ट्रॉमेटिक रात में हर डिटेल एक बार में परफेक्ट बयान करे? स्टेटमेंट्स में इम्प्रूवमेंट या एडिशन ये क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन में ऑटोमेटिकली क्रेडिबिलिटी को खत्म नहीं करता। यानी एक एफआईआर की ऑथेंटिसिटी को इस बात से खत्म नहीं किया जा सकता कि उसमें बाद में क्या बातें ऐड की गई हैं। असली सवाल ये होता है कि वो कोर फैक्ट यानी कौन ड्राइव कर रहा था उस वक्त स्टेटमेंट में कंसिस्टेंट रहा या नहीं। पाटिल के मामले में वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा। सलमान खान ही स्टीयरिंग के पीछे थे और यही कंसिस्टेंसी पाटिल की जान ले गई। 2002 से 2006 तक 4 साल में रविंद्र पाटिल पर क्या बीता, इसका पूरा हिसाब नहीं मिलता किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड में। लेकिन जो मिलता है वो बहुत कुछ कहता है। पाटिल के दोस्त दत्ताश्रय जाधव ने मीडिया को बताया था कि पाटिल पर लगातार प्रेशर था, धमकियां थी, पैसों का लालच भी दिया गया था। क्या चाहते थे लोग उससे? बस इतना कि वो अपना बयान बदल दे, कह दे कि सलमान ड्रंक नहीं थे, या कह दे कि वो श्योर नहीं था कि कौन ड्राइव कर रहा था, या कुछ भी। सिर्फ वो वर्जन नहीं होना चाहिए जो उसने पुलिस को दिया था। कौन था जो प्रेशर डाल रहा था, ये आज भी ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है। पाटिल के दोस्तों ने कहा कि सलमान खान के वेल विशर्स थे जो पुलिस फोर्स में है, कुछ फिल्म इंडस्ट्री वाले भी थे, लेकिन एग्जैक्ट कोई नहीं जानता कि कौन था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस केस में एक और ट्विस्ट लाया। सिंगर कमाल खान जो उस रात गाड़ी में था, देश छोड़कर चला गया। यानी कि एक और पोटेंशियल गवाह अचानक से गायब हो गया। अब सिर्फ पाटिल बचा था। 27 गवाहों में से सिर्फ पाटिल था जो सलमान के खिलाफ सीधा और कंसिस्टेंट बयान रखता था। तो इसका मतलब सीधा था कि पाटिल को हटाना पड़ेगा, चाहे ऑफिशियली या अनऑफिशियली। 2006 में कोर्ट में पाटिल की टेस्टिमनी की बारी आई और पाटिल आया ही नहीं। एक हियरिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी, चौथी, फिर 5वीं। 5 कंसेक्यूटिव हियरिंग्स और पाटिल का कोई अता पता नहीं था। कोर्ट ने उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया। अब मुंबई पुलिस को ढूंढना था अपने ही एक कांस्टेबल को, और ढूंढने की जगह एक मिसिंग कंप्लेंट पाटिल के भाई ने भी दर्ज करा दी। अब यहाँ पर एक सेकंड रुको और सोचो, ये कोई क्रिमिनल नहीं था जो भाग रहा था, ये कंप्लेनेंट था, एफआईआर लॉजर, प्राइम विटनेस। वो खुद आया था पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने। तो फिर आखिर उसे भागने की जरूरत क्यों पड़ी? पाटिल बाद में महाबलेश्वर के एक होटल में मिला, मुंबई से थोड़ी दूर, और जब मिला तो वो हाइडिंग में नहीं था, वो ओपनली लोगों से मिलता था। अपनी वाइफ से मिलने मुंबई भी जाता था कभी कभी। वो भाग नहीं रहा था, वो सिर्फ इस केस से दूर रहना चाहता था। उनके दोस्तों ने बताया वो हर बार अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट करता रहा कि उसे इस केस से आउट करो, कोई रास्ता निकालो, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया। विटनेस प्रोटेक्शन इंडिया में एक हॉलो कॉन्सेप्ट है, कागजों में एग्जिस्ट करता है पर प्रैक्टिकली नहीं। स्पेशली तब जब पावर इम्बैलेंस इतना ज्यादा हो, जहां पर एक तरफ एक मामूली सा कांस्टेबल और दूसरी तरफ बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार हो, तो स्टेट का ये फर्ज होता है कि वो विटनेस की प्रोटेक्शन इंश्योर करे। लेकिन यहाँ पर वो नहीं किया गया, और जब पाटिल मिला महाबलेश्वर में, उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। वो मोमेंट सोचो एक बार, रविंद्र पाटिल एक ट्रेंड कमांडो अपने ही डिपार्टमेंट के हाथों पकड़ा गया। वो केस जिसमें वो कंप्लेनेंट था, उसी केस में उसे अरेस्ट कर लिया गया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसे अरेस्ट करने का, मुंबई पुलिस ने एग्जीक्यूट किया, और इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने पाटिल को डिसमिस भी कर दिया उसकी सर्विसेज से। वो रीजन देते हैं कि पाटिल बिना परमिशन के छुट्टी पर था। एक बार फिर रुको और सोचो, ये वही डिपार्टमेंट है जिसने उसे सलमान खान की प्रोटेक्शन ड्यूटी पर भेजा था। ये वही डिपार्टमेंट है जिसने उसे कभी विटनेस प्रोटेक्शन नहीं दी, और ये वही डिपार्टमेंट है जिसके अंदर लोग थे जो पॉसिबली उस पर प्रेशर डाल रहे थे, और यही डिपार्टमेंट उसी को जेल भेज देता है, आर्थर रोड जेल।
मुंबई का इनफेमस जेल, खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ, हार्डन्ड गैंगस्टर्स के साथ। और वहां था कांस्टेबल रविंद्र पाटिल, एक गवाह, एक कॉम्प्लेनेंट, एक पुलिसमैन। और मार्च 2006 में जब उसने फाइनली अपनी टेस्टिमनी दी कोर्ट में, वो जेल से लाया गया था। एक गवाह जेल से लाया गया था कोर्ट में टेस्टिमनी देने के लिए। इस सीन को सोचो, इसमें रहो एक सेकंड। रविंद्र पाटिल कोर्ट में बयान देने के कुछ महीनों बाद जेल से छूटा। सैलरी बंद हो चुकी थी, नौकरी गई, घर नहीं था। पाटिल की वाइफ ने डिवोर्स ले लिया, उसके पेरेंट्स ने भी उससे रिश्ता तोड़ लिया। और पाटिल, वो आदमी जो 17 से मुंबई आया था अपने सपने लेकर, अब धुले महाराष्ट्र में स्थित अपनी माँ के घर की तरफ निकला कुछ दिन के लिए। ये वो पॉइंट था जब एक इंसान टूट जाता है। सब कुछ चला गया था, नौकरी, परिवार, रिस्पेक्ट, पहचान। बचा क्या था? एक चीज थी जो बची थी, वो सच जिसके लिए उसने ये सब सहा, और वो सच जो किसी ने माना नहीं। मंथ्स निकल गए, पाटिल की कोई खबर नहीं थी। फिर एक दिन सितंबर 2007 किसी ने मुंबई के शिवाड़ी टीबी हॉस्पिटल के पास एक आदमी को देखा। गलियों में भटक रहा था, खाना मांग रहा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और तब पता चला वो रविंद्र पाटिल था। लेकिन उसे कोई भी पहचान नहीं पा रहा था। वो 30 साल का था, लेकिन लगा ऐसे जैसे एक बूढ़ा इंसान हो। 30 किलो, एक 6 फुट के इंसान का वजन सिर्फ 30 किलो निकला। ड्रग रेजिस्टेंस टीबी थी उसे, मतलब वो टीबी जो नॉर्मल मेडिसिन से ठीक नहीं होती। मतलब सर्वाइवल के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं इसमें। डॉक्टर्स ने कहा पाटिल की बॉडी ने स्ट्रेस झेला था 5 साल तक, इतना कि उसका पूरा इम्यून सिस्टम ही बेकार हो गया। टीबी ने उसे अंदर से खाली कर दिया था। वार्ड नंबर 4, बेड नंबर 189, 4th फ्लोर। यहाँ था रविंद्र पाटिल, अकेला। ना पुलिस का कोई साहब आया, ना उसकी फैमिली की तरफ से कोई, ना गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल। सिर्फ एक दोस्त था, सुशांत सावंत, वो 29 साल का लड़का जो हॉस्पिटल में उस वक्त था। और उसी सुशांत को बाद में पाटिल की लाश लेने के लिए सिग्नेचर देने पड़े। पाटिल ने अपनी डेथ से 2 दिन पहले सुशांत से कुछ बोला। वो बोलता है, मैंने अपना बयान आखिर तक नहीं बदला, लेकिन मेरे विभाग ने, मेरे ही लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपनी नौकरी वापस चाहता था, मैं सिर्फ जिंदा रहना चाहता था। पुलिस कमिश्नर से एक बार मिलना चाहता था। 3 अक्टूबर 2007 रात 11 बजे उसकी सांसें टूटने लगी। 11:15 पर उसका दिल रुक गया। रविंद्र पाटिल, कांस्टेबल, कमांडो, एक गवाह, 30 साल उम्र, 30 किलो वजन, इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। ये सब होने के बाद 2015 तक 13 साल केस अभी भी चलता रहा। और 2015 में केस में एक और ट्विस्ट आया जिसे सिर्फ बॉलीवुड की स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। सलमान खान के ड्राइवर अशोक सिंह ने कोर्ट में बयान दिया कि उस रात वो ड्राइव कर रहा था, सलमान नहीं। 13 साल बाद उसने ये कहा। उसने कहा गाड़ी का टायर फट गया था, गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई थी। प्रोसिक्यूटर ने कहा इस एसयूवी के रेडियल टायर्स हैं, इन टायर्स का बर्स्ट होना नियर इम्पॉसिबल है ऐसी कंडीशंस में। फिर उसने बोला वो डर गया था, मीडिया का प्रेशर था इसलिए बोला। कई लोगों ने कहा उसे सलमान खान के पिता सलीम खान ने पैसे दिए थे। अशोक सिंह को कोर्ट ने एक प्रिजरी दोषी माना, यानी कि झूठी स्टेटमेंट देने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन मई 2015 में सेशंस कोर्ट ने सलमान खान को कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया। 5 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दिसंबर 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कन्विक्शन वापस ले ली, यानी कि सलमान खान को एक्विट कर दिया गया और उसके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए गए। सलमान खान को फ्री कर दिया गया। और रविंद्र पाटिल के बयान का क्या? कोर्ट ने कहा वो होली रिलायबल विटनेस नहीं था, उसकी टेस्टिमनी इनएडमिसिबल है, यानी कि उसके दिए गए बयानों और उसकी रजिस्टर की गई एफआईआर के कोई मायने नहीं है। वो इंसान जो 2007 में 30 किलो का रह गया था, जो टीबी से मरा, जो अकेला मरा, जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उस इंसान के बयान को कोर्ट ने इनएडमिसिबल, अनएक्सेप्टेबल बोला। और उधर बैंड्रा में सेलिब्रेशंस हो रही थी। मुंबई के बैंड स्टैंड के बाहर फैंस नाच रहे थे और 17 के एक छोटे से घर में रविंद्र पाटिल की मां सुशीला बाई, 70 साल की बुजुर्ग औरत बैठी थी। एक रिपोर्टर ने पूछा क्या लगता है आपको इस फैसले के बारे में? उन्होंने कहा इंसानों की अदालत ने आज इंसाफ नहीं दिया, लेकिन वो ऊपर वाली अदालत में जवाब देंगे। और फिर उन्होंने कुछ कहा जो इस पूरी स्टोरी का सबसे भारी सेंटेंस है। उन्होंने कहा इंसाफ सिर्फ अमीर लोगों के लिए होता है, गरीबों को कभी इंसाफ नहीं मिलता।
एक माँ का फैसला, एक ऐसे इंसान की माँ का जिसने सच बोला, जिसने सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सिर्फ वो किया जो एक पुलिस वाले को करना चाहिए था, और उसे उसी की सजा मिली। हम इस केस को क्लोज नहीं कर सकते एक सेटिस्फाइंग आंसर के साथ, क्योंकि यहाँ कोई सेटिस्फाइंग आंसर है ही नहीं। जो मरा, एक गरीब इंसान नूरुल्लाह शरीफ, फुटपाथ पर सो रहा था, उसकी मौत पे भी कोई प्रॉपर जस्टिस नहीं आया। जो इंजर्ड हुए, जिनके पैर कुचले गए, उन्हें कॉम्पनसेशन के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। और जिसने सच बोला, रविंद्र पाटिल, वो 30 साल की उम्र में अपना सब कुछ खोकर मर गया। और जो एक्यूज्ड था, सलमान खान, वो आज भी एक सुपरस्टार है। इनके नए प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी फिल्में आती हैं, इनके फैंस हैं। ये नैरेटिव किसी को कंफर्टेबल नहीं करना चाहता, क्योंकि ये स्टोरी कंफर्टेबल है ही नहीं। लेकिन एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, और आप सोचिए इस सवाल को। अगर रविंद्र पाटिल की जगह आप होते तो क्या करते? क्या आप FIR लिखते? क्या आप बयान देते? क्या आप प्रेशर के बावजूद, धमकियों के बावजूद, सब कुछ खो जाने के बाद भी क्या आप सच के साथ खड़े रहते? पाटिल ने किया, और इस सिस्टम ने उसे इसके लिए लिटरली खत्म कर दिया। वो गवाह था, और इस देश ने उसे इतना अकेला छोड़ दिया कि जब वो मरा, एक 29 साल के दोस्त के हाथों लाश रिलीज कराई गई। ना परिवार, ना डिपार्टमेंट, ना सरकार, कोई नहीं। मुंबई चलती रही, केस चलता रहा, फैसला आया, और रविंद्र पाटिल वो पहले ही जा चुका था। इस चैनल पे हम ट्रू क्राइम का सिर्फ एक एंगल ढूंढते हैं जो इग्नोर किया जाता है। अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि रविंद्र पाटिल की कहानी जितनी ज्यादा लोग सुनेंगे उतनी देर तक वो जिंदा रहेगा। और एक आखिरी चीज, रविंद्र पाटिल की माँ ने कहा था, इंसानों की अदालत ने इंसाफ नहीं दिया। उनकी कही गई ये बात बहुत कुछ बयान करती है। हम तो सिर्फ इंसान हैं, जो चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, जो हो चुका है उसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम ये कहानी भूली नहीं जाए। मिलते हैं अगली तलाशी में।